other support services. सब नहीं करा सकते। और मैं परसों देखने गई थी तो उनके सारे पेपर्स पे HIV पॉजिटिव लिखा है। एक पता नहीं ब्लड टेस्ट लिखा होगा डॉक्टर ने, तो वो लैब में लेके गए ब्लड टेस्ट, डॉक्टर ने निकाल के दे दिया, शीशी में ले जाके लैब में दे दो। वो देने के लिए गए तो लैब वाले बोल रहे उधर मत रखो, उधर मत रखो, उधर रखो। ऐसे मतलब बहुत भेदभाव जैसे। और कोई भी आ रहा है वार्ड में, सबको पता लग गया कि वो HIV पॉजिटिव है। मतलब चलो ठीक है, डॉक्टर्स के बीच में बात करते हैं तो जरूरी नहीं है वार्ड में तुम सबको बता दो ये बात। अब वार्ड में सबको पता है तो कोई भी उससे मिलने जाएगा ना, ऐसे देखते हैं लोग वहाँ भी। इसे अब अभी भी कहते हैं कि पेपर पे मत लिखो HIV पॉजिटिव है, लेकिन आज भी डॉक्टर्स का रवैया वही है, वही लिख देते हैं, वही प्लस चिन्ह बना देंगे HIV लिख के। ওদেরই একটা, ওদের গ্রামেরই একটা নার্স ওখানে মেডিকেলের মানে নার্সের চাকরি করে। সে বললো কি ওকে দেখেই চিনে ফেলেছে, দেখে বলছে মহাদেব তুই এখানে কি ব্যাপার? তখন বলছে যে দিদি আমার যে কি রোগ হয়েছে, টিবি হয়েছে, তার জন্য আমাকে এখানে ভর্তি করেছে। তখন বলছে দেখি তো কাগজপত্র। তখন ওর কাগজপত্র দেখে তখন ও দেখেছে HIV রিপোর্টটা দেখেই ও বাড়িতে ফোন করে দিয়েছে। বাড়িতে ফোন করে দিয়েছে যে মহাদেব কুণ্ডুর HIV এডস হয়েছে, ওকে কেউ ধরবি না, ওদের বাড়িতে কেউ যাবি না। परवाना चला जाएगा आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। Laws which criminalize adult consensual sex, such as Section 377 in India, further marginalize already vulnerable communities, pushing them into the periphery, away from accessing treatment and services. अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी पग से दीवाना चला जाएगा। तो हम लोग परेशानियों में रहते हैं। कोई घर में हमारा ब्लड देने वाला नहीं, कोई घर से सब इनगोर कर देते हैं। बाहर जाते हैं तो बाहर वालों की सुनो, घर में रहो तो घर वालों की। घर वालों ने ऐसा भी कर जाते हैं, कई बार मारना कूटना करते हैं, फिर प्रॉपर्टी से भी अलग करते हैं। प्रॉपर्टी भी मांगो तो प्रॉपर्टी का हिस्से में से कुछ नहीं मिलना देते। जब प्रॉपर्टी की समस्या आती है कि प्रॉपर्टी बेच के हम कुछ अपना इलाज करवा लेंगे, वो प्रॉपर्टी भी नहीं देना चाहते। सीधा कहते तुम तो कल आज नहीं 6 महीने बाद मरना, मर जा, चल कल मर जा, आज मर जा, कलेश कटेगा हमारा। এবং আজকে আমি কাম আউট করতে পেরেছি মানে এই নয় যে আমার বাকি বন্ধুরা পারবে, তার কারণ 377 মধ্যে এমন একটা ইস্যু রয়েছে যে আইন মানে যে ধারাটার জন্য, সংবিধানের যে ধারাটার জন্য মানুষজন এগোতে ভয় পায়। এবং প্রথমত হচ্ছে একটা জায়গা হচ্ছে সোশ্যাল স্টিগমা, দ্বিতীয়ত হচ্ছে লিগাল স্টিগমা। এই দুটো ভয় নিয়ে, দুটো ফিয়ার নিয়ে মানুষজন এগোতে পারে না। कि नर्स लोग आगे बढ़ना चाहते, वो भी दिखाना चाहते कि देखो हम भी समाज में कुछ कर सकते हैं, लेकिन समाज वाले नहीं बढ़ने देते। कुछ बातें ऐसी बोलते हैं या फिर ऐसे ऐसे करते, बस किन्नर भी क्या करे, थक के आके बैठ ही जाता है। जी नहीं, मुझे समाज वाले इतना एक्सेप्ट नहीं करते। कौन किन्नर नहीं चाहेगा कि मुझे हर चीज़ मिले, मुझे भी एक घर हो, अच्छा मेरा भी घर हो, मुझे भी रहने, मुझे भी समाज वाले अच्छी नज़रों से देखे, मेरा भी परिवार हो, मुझे भी बच्चे, अगर हमारे बच्चे हो नहीं सकते तो अडॉप्ट तो कर सकते। ये भी तो हक होना चाहिए। हम भी किसी को अपना जीवन साथी भी मान सकते हैं या उसके सारे अपनी ज़िंदगी व्यस्त कर सकते। कौन नहीं चाहेगा, सभी चाहते ये बातें। लेकिन हमारे समुदाय के भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं जी छोड़ो, हमारा तो क्या, वो कुछ ऐसे ही रहना चाहते। कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको समाज वाले ही नहीं बढ़ना देते। मैं चाहती हूँ हाँ मैं चलो, मुझे कहाँ पे संसद भवन में लेके चलोगे, कहाँ लेके चलोगे, मैं उठ के आवाज़ लगाऊंगी हाँ हमारे अधिकार होने चाहिए। हमारे देखिए 377 ये बाहर तो लागू है ये धारा, कुछ देशों में, यहाँ भी होना चाहिए, इंडिया में भी होना चाहिए।
काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम किसी भी अपने उसके साथ घूम नहीं सकते, ये किसी के साथ खुल के अपना जीवन नहीं बिता सकते। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? जब हम राइट्स की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि उस कंट्री का लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है और उसका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड एजुकेशन का क्या है। क्योंकि राइट्स हैं और हम अगर नहीं ले पा रहे हैं तो फिर राइट्स बनने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग अपना पूरा का पूरा लॉ जा करके देखते हैं, अगर पूरा का पूरा संसद, बहुत से नियम, अभी डोमेस्टिक वायलेंस की हम लोग बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून सरकार ने बनाया, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस डेफिनेटली लोगों को फायदा हो रहा है, बट कितना फायदा हो रहा है, ये फायदा वो लोग ले पा रहे हैं जो वर्ग, जो महिलाएं, जो लोग पढ़े लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपना जो एजुकेशन का सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जो खासकर जिन लोगों को राइट्स की जरूरत है, उन राइट्स लेने वाले लोगों को एजुकेट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक वो अगर एजुकेट नहीं होंगे तब तक वो राइट्स को ले पाने में नाकामयाब रहेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर राइट्स कहीं पे नहीं मिल रहे हैं तो अब समय आ गया है अकाउंटेबिलिटी तय करने का। ART सेंटर्स पे दवाएं नहीं दी या किसी एक मेडिकल सेटअप में लोगों को एडमिशन नहीं मिला, तो सवाल ये है कि उस पर होता क्या है, ये एक्शन लेने वाले कौन लोग हैं। ये जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बैठा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बैठा है, वो कितना इस पे स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। तो राइट्स को पाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो राइट्स जिन लोगों ने बनाया है और जिन लोगों के लिए बनाया है, उनकी पूरी की पूरी सहभागिता सुनिश्चित हो। हम उन संस्थाओं को इसमें इन्वॉल्व करते हैं जो पॉजिटिव लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं, चाहे वो इकट्ठे होकर उनके लिए, चाहे वो पॉजिटिव लोगों का नेटवर्क हो, उनके साथ इकट्ठे होकर खड़ा होने को तैयार हो, या जो ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाली संस्थाएं हैं, HRLN जैसी, और उनके साथ उनको टाई अप करते हैं कि आप उनसे मिलिए। उनके लोग हमसे आके मिलते रहते हैं, उन संस्थाओं के उनके नंबर्स होते हैं हमारे पास, और हम अपने लोगों को उनके साथ अटैच करते हैं कि आप उनकी मदद से अपने इलाज के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए आप आगे आ सकते हैं। मेरा पॉजिटिव स्टेटस कहीं किसी भी हद तक मेरी जीवन की शैली में कहीं रुकावट नहीं बना। हो सकता है कि कुछ समय जब मैं पॉजिटिव हुआ था, उस समय के लिए जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मैंने रोकी और या अपनी ज़िंदगी को दोबारा से मैनेज किया। लेकिन उसके बाद से मेरे दिल ने जो चाहा मैंने वो ही किया, और मेरे दिमाग ने जो समझा मैंने वो ही किया। खाली इस वजह से कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैंने कभी अपने लिए बंधन नहीं बांधे। So I think the voices that have come together, whether it is the positive networks, whether it's individuals, whether it's civil society, has made a difference. We are one voice. We will be heard. If you do not listen to us over a table, you will have to listen to us in a court of law, and that's what has happened. The case that we are fighting today in the Supreme Court is not just a human rights law network court. We are simply the lawyers, the people who have come together year after year from marginalized groups, from vulnerable groups, from sex workers groups, from positive networks, tiny little district networks, larger state level networks. It's their journey. Very, very clearly, it's their journey. It is obvious to see that without them, this progress would not have happened. Without that unity, this progress would not have happened. Without that kind of self-awareness that we have the right to ask for it. And it's not charity, it's our right. And it's the state's responsibility to give it. It would not have happened. I think somewhere there has to be a change in the way we hold ourselves accountable to public money. That is not there in our psyche. It's all about us. It's not about those who really need. And therefore people continue to suffer. People continue to die. When we have so much, imagine in this country today, why should people not have food to eat? There's no reason. Why should people not have a good healthcare system? There's no reason.
stop.